अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ 1920 में वाशिंगटन डीसी में, जहाँ पर स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ नेचर हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी डिबेट का आगाज हो रहा है। साइंटिफिक सवाल है, हमारी कायनात कितनी बड़ी है, और इस डिबेट में दो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स साइंसदानों की हिस्सा ले रही हैं। पहली स्ट्रीम को उसकी सरबराही कर रहे हैं एक अमेरिकन साइंसदान जिनका नाम है हार्लो शेपली। हार्लो शेपली हेड हैं हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी के, और उनका कहना यह है कि हमारी कायनात बहुत छोटी है। उन्होंने अपने रिसर्च में सीफाइड स्टार्स का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सितारों का, जो कि हमें आसमान पर रात को नजर आते हैं, उनका फासला मापा। और उनका ये कहना है कि ये सारे के सारे सितारे और जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें रात को आसमान पर नजर आते हैं, वो हमारी मिल्की वे का हिस्सा है, वो हमारी गैलेक्सी का हिस्सा है। इसलिए उनका ये कहना था कि हमारी यूनिवर्स बहुत छोटी है और हमारी गैलेक्सी ही यानी मिल्की वे ही पूरी कायनात है, पूरी यूनिवर्स है। उनका ये भी कहना था कि जितने नेबुला भी हमें नज़र आ रहे हैं, वो भी हमारी मिल्की वे का हिस्सा है, और मिल्की वे ही पूरी की पूरी कायनात को बनाती है। तो कायनात मिल्की वे है। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप था साइंसदानों का, जिससे लीड कर रहे थे हीवर कर्टिस, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, उनका ये कहना था कि नहीं, हमारी गैलेक्सी हमारी कायनात नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सी गैलेक्सीज मौजूद हैं। मिल्की वे के अलावा भी बहुत सी गैलेक्सीज मौजूद हैं जो कि कायनात का हिस्सा है। तो उनका ये कहना था कि कायनात में बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं और कायनात बहुत बड़ी है। ये वही साइंसदान हैं जिन्होंने M87 जो गैलेक्सी है, जिसका ब्लैक होल हमने रिसेंटली देखा है, उसके ब्लैक होल से निकलते हुए मैटर इजेक्शंस को भी ऑब्जर्व किया। तो इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये कहती थी कि कायनात बहुत बड़ी है। उसके अलावा इन्होंने अपनी एक रिसर्च में स्पाइरल नेबुला को भी देखा, और जब उसका फासला ज़मीन से निकाला गया तो पता चला कि वो तो हमसे दसियों लाखों लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है। लेकिन जब हम मिल्की वे की बात कर रहे हैं, तो मिल्की वे की तो विड्थ अगर हम उसको देखें, चौड़ाई में देखें और उसकी लेंथ देखें, तो 1 लाख लाइट ईयर्स वो लेंथ में है, और उसकी जो विड्थ है वो 1000 लाइट ईयर्स है। तो मिल्की वे बहुत छोटी बनती है, लेकिन जो नेबुला हम आसमान पर देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो सारे नेबुला जो हम आसमानों पर देख रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट गैलेक्सीज हैं, और ये गैलेक्सीज हमारी कायनात में एग्जिस्ट करती हैं। कर्टिस ने ये भी कहा कि हमारी गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। आज हमें पता है कि हमारी गैलेक्सी में 100 से लेकर 400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं, और उसके अलावा हमारी कायनात में अनकाउंटेबल गैलेक्सीज मौजूद हैं। लेकिन इस डिबेट में दोनों तरफ एक दूसरे को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो सके। आखिरकार इस डिबेट का एंड कन्फ्यूजन पर हुआ। देखने वाले लोगों का ये समझना था कि शायद गैलेक्सीज बहुत ज़्यादा हैं हमारी यूनिवर्स में। कुछ का ये कहना था कि शायद हमारी यूनिवर्स में एक ही गैलेक्सी है। चीज़ें क्लियर ना हो सके और उसकी वजह से लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। तो लगता ऐसे था कि हमें किसी और एविडेंस की ज़रूरत है। और अब हम चलते हैं अपने एक और साइंसदान की तरफ जिनका नाम है एडविन हबल। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हैं, और इस वक्त माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी कैलिफोर्निया में इन्होंने अपनी हाजिरी दे दी। इन्होंने उसे ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी टेलीस्कोप मौजूद थी, और एडविन हबल ने जाते ही उस टेलीस्कोप पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि वो किस तरीके से रात को नजर आने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के फासले माप सकते हैं। उन्होंने देखा कि उन्हें बहुत से नेबुलाज नजर आए, और उसके साथ साथ उन्हें एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी नजर आई, और उसकी कंस्टलेशन भी उन्होंने देखी। तो अब उन्होंने सोचा कि इनका फासला कैसे नापा जाए। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक सितारा है, और वो सितारा बहुत बड़ा है। तो ये भी हो सकता है कि वो सितारा बहुत दूर भी हो, और ये भी हो सकता है कि एक छोटा सितारा है और वो करीब हो, और दोनों की ब्राइटनेस एक जैसी हो। मसलन एक साहब हैं, अगर वो मेरे पास खड़े हैं तो मुझे बड़े नज़र आएँगे, लेकिन अगर वही साहब दूर चले जाएँ तो वो छोटे नज़र आएँगे। इसलिए किसी सितारे को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि क्या ये एक बड़ा सितारा है जो बहुत दूर है और कम इसकी ब्राइटनेस आ रही है, या ये एक छोटा सितारा और बहुत ज़्यादा करीब है मेरे और इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है। तो हमें फासला नापने के लिए कोई स्टैंडर्ड मैकेनिज्म चाहिए।
इससे पहले हिबर कर्टिस ने एक मैकेनिज्म डिज़ाइन किया था, बल्कि इस्तेमाल किया था 1917 में। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आसमान पर एक्सप्लोडिंग स्टार्स को देखा। उन्होंने पास वाली गैलेक्सीज को देखा, एंड्रोमेडा को देखा, तो एंड्रोमेडा में उन्हें फटते हुए सितारे नजर आए। हम आज जानते हैं इसे सुपरनोवा कहा जाता है। तो उन्होंने इन फटते हुए सितारों को देखा, 11 सितारों को देखा। और इन सितारों का जो फटना है, अगर एक किस्म के सितारे हैं तो वो एक ही इंटेंसिटी के साथ फटते हैं, तो उनकी इंटेंसिटी से हम देख सकते हैं कि इनकी ब्राइटनेस एक जैसी होगी। अगर एक सितारा, फटता हुआ सितारा कम ब्राइटनेस का नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब वो हमसे उतना ही दूर है। और अगर एक सितारा फटता हुआ, एक किस्म का सितारा हमें ज़्यादा रोशन नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हमसे करीब है। तो इन्होंने इसके ज़रिए, फटते हुए सितारों के ज़रिए रस्तों का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन सितारे बहुत अरसे के बाद फटते थे। अपनी लाइफ टाइम में इन्होंने इस रिसर्च के बीच में 11 सितारों को देखा जो फटते हैं। मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर एक मोमबत्ती से भी दिखा रहा हूँ। तो अगर मोमबत्ती मेरे करीब है और ये सब मोमबत्तियाँ एक जैसे शोला प्रोड्यूस कर रही हैं, एक इंटेंसिटी से जल रही हैं, तो अगर ये मुझसे दूर होंगी और जो मेरे करीब होगी, तो मैं कैसे मालूम करूँगा कि फासला कितना है? अगर तो इनका शोला, उसकी इंटेंसिटी, उसकी लिमिनोसिटी एक जैसी है, तो फिर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझसे कितने फासले पर हैं। और यही काम कर रहे थे कर्टिस साहब। कर्टिस साहब की इस चीज़ को देखते हुए एडविन हबल ने भी सोचा कि वो स्टैंडर्ड कैंडल्स का इस्तेमाल करे। इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टैंडर्ड कैंडल्स कहते हैं, जिनके ज़रिए हम रास्तों को नाप सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट स्टैंडर्ड कैंडल का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसे सितारों का इस्तेमाल किया जो फटते नहीं हैं, बल्कि उनकी रोशनी कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। इन सितारों को सेफीड स्टार्स कहा जाता है। आपको याद होगा, सेफीड स्टार की बात मैंने शार्पली के केस में भी की थी। तो अब इनको बीटिंग स्टार भी कहा जाता है। ये एक ख़ास तरीके से धड़कते हैं या रोशनी देते हैं, रोशनी ज़्यादा होती है, कम होती है। अगर ये सितारे हमसे दूर हैं, तो इनकी जो बीटिंग है वो तेज़ होना शुरू हो जाएगी। और अगर ये सितारे हमारे पास हैं, तो इनकी बीटिंग स्लो होना शुरू हो जाएगी। यानी इनकी लुमिनोसिटी, इनकी चमक जो हमारे पास आ रही है, तो ये चमकते हैं, कम होते हैं, चमकते हैं ज़्यादा, कम होते हैं, चमकते हैं। इसके ज़रिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़, जो सितारे, किसी अगर नेबुला में, किसी गैलेक्सी में ये सितारे मौजूद हैं, तो वो गैलेक्सी हमसे कितनी ज़्यादा दूर है। स्टैंडर्ड कैंडल्स का इस्तेमाल करते हुए एडविन हबल ने देखा, मुख्तलिफ नेबुलास को देखा, मुख्तलिफ गैलेक्सीज़ को देखा। और जब उन्होंने मुख्तलिफ गैलेक्सीज़ को देखा, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि बहुत बड़े-बड़े सितारे हैं, जो कि मिल्की वे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। बहुत बड़ी-बड़ी गैलेक्सीज़ हैं, जो कि इन सितारों का अहाता किए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर सितारे दिखा रहा हूँ, बड़े-बड़े सितारे दिखा रहा हूँ जो कि उन्होंने देखे। और ये 100,000 लाइट ईयर हमसे दूर थे, और उनके ज़रिए उन्होंने रास्तों को नापा। और जब उन्होंने 1924 में इन रास्तों को नापा, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि रात को नज़र आने वाली रोशन बॉडीज़ में बहुत सी गैलेक्सीज़ ऐसी हैं, बहुत से नेबुलास ऐसे हैं जो कि हमारी मिल्की वे से, हमारी गैलेक्सी से बाहर हैं। और उन्होंने शार्पली को ये लेटर लिखा, ख़त लिखा, और ख़त में उन्होंने बताया कि आपका ये कहना कि सिर्फ मिल्की वे ही पूरी यूनिवर्स है, ये ठीक नहीं है, बल्कि मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ। और उन्होंने बाकायदा पूरा प्लॉट करके उनको एविडेंस दिया कि बहुत सी ऐसी गैलेक्सीज़ हैं जो कि हमारी गैलेक्सी के बाहर हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी यूनिवर्स में बहुत गैलेक्सीज़ मौजूद हैं। यूनिवर्स बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है उसका एस्टिमेट आज तक हम लगा रहे हैं, लेकिन इस डिबेट को 1924 में सेटल किया गया कि यूनिवर्स एक गैलेक्सी पर मुश्तमिल नहीं है। आज जब हम अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरी यूनिवर्स को मेज़र करने की कोशिश करते हैं, तो जितनी यूनिवर्स को हम ऑब्ज़र्व कर चुके हैं, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक़्त इसमें 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज़ मौजूद हैं। और ये गैलेक्सीज़ सिर्फ हमारी ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स में मौजूद हैं। उस यूनिवर्स को जिसको हमने ऑब्ज़र्व नहीं कर पाए, उनमें गैलेक्सीज़ की तादाद कितनी है, ये सवालिया निशान आज तक हमारे सामने है। और ये सवाल भी आज तक हमारे सामने है कि हमारी यूनिवर्स का साइज़ क्या है। और जब हम अपनी यूनिवर्स का साइज़ नापने में कामयाब हो जाएंगे, तो उसके बाद एक्सपेरिमेंटली हम देखना शुरू करेंगे कि क्या मल्टीवर्स एग्जिस्ट करती हैं, क्या हमारी यूनिवर्स से भी आगे यूनिवर्सेस मौजूद हैं, और वो कितनी बड़ी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहली वीडियो पसंद आई होगी इस सीरीज़ की, जिसमें हम मल्टीवर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें हमने डिस्कस किया कि हमने अपनी गैलेक्सी से बाहर कैसे देखा,
और हमने कैसे अंदाज़ा लगाया कि हमारी यूनिवर्स में मल्टीपल गैलेक्सीज मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।